आइए अब हम लोग 10 क्लास एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 जो केमिस्ट्री है उसमें देखते हैं हम पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। उसमें से ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे। देखिए कर अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ हम लोग जानते हैं कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। दूसरा नंबर है आप लोग का अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ कहलाते हैं। तो अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ प्रतिफल कहलाते हैं। प्रतिफल कहलाते हैं। आप लोग को बता भी दे रहे हैं कि कौन अभिकारक होगा कौन प्रतिफल होगा। मान लीजिए कि कार्बन है, ये ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, ये कार्बन ऑक्सीजन से संयोग करेगा तो बनाएगा आप लोग का कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो इसको हम लोग बोलेंगे आप लोग का अभिकारक है। कार्बन भी अभिकारक है और ऑक्सीजन भी अभिकारक है, जबकि ये प्रतिफल है। चलिए अब आगे देखते हैं। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है, हम लोग जानते हैं कि C6H12O6 ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। अब पेड़ पौधों में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को लिखें। ये आप लोग का मतलब बायो में भी पूछता है और आपको केमिस्ट्री में पूछ देता है कि पेड़ पौधों में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को लिखें। हम लोग जानते हैं कि पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्राप्त करते हैं, उसके बाद उनके जड़ जल अवशोषित करती है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तथा पेड़ आप लोग का पेड़ पौधों के पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल दोनों का आप उसके संयोग करके ये बनाता है ग्लूकोज H12O6। अब प्लस आप लोग का ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन आप लोग का बाहर का ऑक्सीजन को क्या करता है, फिर आप लोग का जल का भी निष्कर्षण करता है। तो ये हम लोग जो अभिक्रिया लिखी है संतुलित रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, तो इसको पहले हम लोग को संतुलित करना पड़ेगा। संतुलित रासायनिक समीकरण ही बता सकता है कि अभिक्रिया में प्रतिफल के कितने अणु थे और अभिकारक के कितने परमाणु। यहाँ देखते हैं कार्बन एक, यहाँ पर कार्बन 6 है, तो 6 कार्बन ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा। तो ऑक्सीजन हम लोग का हो जाएगा 12 का ऑक्सीजन। फिर आइए यहाँ पर देख लेते हैं। तो 12 से यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है और हाइड्रोजन यहाँ पर 12 और 2 14 है। तो हम लोग कर देंगे यहाँ पर 12 दूना 24 हो जाएगा और 12 दूना 24 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर कर देंगे 6 दूना 12 और 12 दूना 24। तो हम लोग का अब यहाँ पर बच गया ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हमारा है, यहाँ पर ऑक्सीजन 6 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन हम लोग कितना है 12 है। तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 2 है, लेकिन 6 2 8 है। तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे, हम लोग करना है 12। तो आप लोग का 4 दूना के 8 हो जाएगा, 4 दूना के 8 और 8। तो यहाँ पर 6 हो रहा है, तो नहीं यहाँ पर हम लोग कर देंगे इसको 2 दूना के 4 फिर 6 10 हो जाएगा। हाँ यहाँ पर हम लोग कर देंगे इसको 2 दूना के 4 6 4 10। तो अधिक हो सकता है यहाँ पर। तो 6 दूना 12 12 6 18। यहाँ पर हाँ 6 दूना के 12 और 12 6 18। यहाँ पर 6 दूना के 12 ऑक्सीजन यहाँ पर है, 12 3 24 है। तो यहाँ पर 6 और 6 12 और 12 6 और 6 12। तो यहाँ पर 6 दूना के 12 हो जाएगा, यहाँ पर 6 है। तो 12 को 6 18 होते हैं, 18 6 24 हो जाएगा। आप संतुलित है। इस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया में आप लोग को अभिक्रिया को संतुलित करना बहुत बार पूछा या पूछता भी है कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया को या समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों होती है। तो वो सब्जेक्टिव में भी देखेंगे लोग। आगे यहाँ देखते हैं। बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है। बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको हम लोग भाखड़ा चूना भी बोलते हैं। भाखड़ा चूना ये पूछता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो हम लोग कौन सी चूना बोलते हैं, तो भाखड़ा चूना ही बोलते हैं। आगे पूछता है कि काली चूना का सूत्र होता है। तो काली चूना का सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड आप लोग का काली चूना का सूत्र।
देखिए कह रहा है कि श्वसन कौन सी रासायनिक अभिक्रिया, तो श्वसन आप लोग का ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। तो अब हम लोग जानते हैं लोग कि भोजन हम लोग करते हैं, तो भोजन जब हमारे अंदर पचता है तो ग्लूकोज ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज से हम लोग को ऊष्मा की प्राप्ति है। यानी कि प्रतिफल में, प्रतिफल मान लीजिए कि यहाँ इधर इस वक्त इस तरफ आप लोग का प्रतिफल अगर प्राप्त होता है, प्रतिफल में ही तो इसमें ना ऊष्मा जरूर दिखाई देगा। अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया इस प्रकार से व्यक्तित किया, मान लीजिए ए और बी कोई आप लोग का परमाणु है और वो बना दिया आप लोग का ए बी और प्लस ऊष्मा दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब समझिए कि वह ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। तो हमारे अंदर जो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो ऊष्माक्षेपी। श्वसन हमारे भोजन को क्या करता है, अपघटित करता है, तो इस अभिक्रिया को हम अपघटन अभिक्रिया भी बोलते हैं, अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। हम लोग आगे के वीडियो में भी देखेंगे कि अभिक्रिया पूरा फुल अभिक्रिया को देखेंगे कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो याद रखिएगा, ये कई बार पूछ चुका है क्वेश्चन कि श्वसन कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है। तो श्वसन आप लोग का ऊष्माक्षेपी रासायनिक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, या इसी को बोलते हैं कि अपघटन अभिक्रिया है। आगे कह रहा है उपचयन या अपचयन अभिक्रिया क्या कहते हैं, इसको अलग अलग नाम को अलग अलग लिखता है। उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण, अपचयन मतलब इसको ऑक्सीकरण, इसका अवकरण, उपचयन ऑक्सीकरण, अपचयन अवकरण। अभिक्रिया का क्या को कहते हैं, तो ये दोनों का हम लोग एक वर्ड में बोलते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। हम लोग ये उपचयन या ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। कह रहे भोजन को स्वाधीन हो जाने में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया एक कारण होती है, कौन सी रासायनिक अभिक्रिया इसके लिए उत्तरदायी होता है, जिसके कारण भोजन क्या होता है, स्वाधीन हो जाता है। इसके लिए उपचयन रासायनिक अभिक्रिया, ऑक्सीकरण, इस उपचयन बोलिए, उपचयन या इसी को बोलते हैं ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। ये आप लोग का ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जो क्या करता है, आप लोग को भोजन को दुर्गंधित कर देता है। ये भोजन को दुर्गंधित करने में इसका सबसे बड़ा योगदान होता है, क्योंकि हमारा भोजन का होता है तेलीय युक्त भोजन होता है, और तेलीय युक्त भोजन क्या करता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है, जिसके कारण हमारा भोजन दुर्गंधित हो जाता है। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव आगे देखते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं लोग आगे कि चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है। तो चिप्स की थैली में आप लोग का अक्रिय गैस जैसे नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस आप लोग का चिप्स की थैली में भरी जाती है। क्योंकि अगर चिप्स ही नहीं, कोई भी खाद्य पदार्थ हो जिसको लंबे समय तक सुरक्षित रखना है, यानी कि उसमें ऑक्सीकरण की घटना को रोकना है, तो या तो उसको अच्छा तरीके से ढक कर रखिए, या तो उसमें अक्रिय गैस को भरना पड़ेगा। तो नाइट्रोजन क्या करता है, किसी प्रतिक्रिया नहीं करता है, तो नाइट्रोजन गैस को भर जाती है, जिसके कारण हम लोग को चिप्स लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। यदि ये क्वेश्चन आप लोग का बहुत बार पूछ चुका है ऊपर, और अभी इसमें सब पूछा हुआ है सवाल है। तो आगे हम लोग देखते हैं लोग कि Fe2O3 यानी कि एल्युमिनियम या देखिए यहाँ पर ऊपर ये कुछ डायरेक्टली पूछ रहा है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो लोहा यानी कि फेरस से लोहा, ये आप लोग को ये एल्युमिनियम के द्वारा विस्थापित हो जा रहा है, ये एल्युमिनियम के द्वारा विस्थापित हो जा रहा है, और ये तो लोहा अलग हो जा रहा है। तो यहाँ देखिए संयोजन अभिक्रिया, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि जब दो परमाणु का होते हैं, एक मिलकर एक अणु का निर्माण करते हैं, या दो अणु मिलकर एक यौगिक का निर्माण करते हैं, वो संयोजन अभिक्रिया होता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया को ही हम लोग बोलते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया। ये अभिक्रिया आप लोग का आयनों का आदान प्रदान करके अभिक्रिया होती है। तीसरा है आप लोग का वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में आप लोग का क्या होता है, एक बड़े यौगिक टूटकर अपने अणुओं में वियोजित हो जाते हैं, जिसको हम लोग वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। और हम लोग का तो इसमें संयोजन अभिक्रिया है, न द्विविस्थापन अभिक्रिया है, न ही वियोजन अभिक्रिया है। ये विस्थापित कर रहा है, यानी कि एल्युमिनियम लोग फेरस को विस्थापित कर दे रहा है। तो इसको हम लोग, ये आप लोग का निसंदेह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया है।
ठीक है। आप लोग आगे चलते हैं कि एलपीजी की सिलेंडर में कौन सी खराब गंध में पदार्थ मिलाई जाती है। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो होता है वो हम लोग घर के सिलेंडर में इसमें कोई किसी प्रकार का गंध नहीं पाया जाता है, इसीलिए इससे बचाव के लिए, जबकि ये खतरनाक है, इसीलिए इसके बचाव के लिए इसमें मतलब थोड़ी सी मात्रा में आप लोग का एथिल मर्केप्टान भराया जाता है, जो बहुत ही गंधयुक्त होता है, जिसे हम दूर से भी इसकी दुर्गंध को सुन सकते हैं तो यहाँ पर भरा जाता है एथिल मर्केप्टान। इसका रासायनिक सूत्र आप लोग का होता है C2H5 सल्फर ऑक्साइड। तो ये एथिल मर्केप्टान का सूत्र होता है। तो अगला है आप लोग का अभिकारकों एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था को दर्शाया जाता है। तो अभिकारकों एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था को दर्शाया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया लिखता है तो आप लोग देखे होंगे कि अक्सर किसी भी प्रकार के, मान लीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया है, तो अक्सर किसी भी प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया लिखता है तो उसमें एक बात आप लोग को लिख देता है जिससे आप लोग अनजान हो जाते हैं। तो इसको यहाँ पर समझ लेते हैं। जब लिखता है तो ये आप लोग का उसमें जरूर देखेंगे कि इस प्रकार का संकेतन वो आपका कर देता है। देखिए हम तो ये समझ रहे हैं कि फेरस है, ये आप लोग का जल है, फेरस ऑक्साइड है, यहाँ पर आप लोग का हाइड्रोजन गैस है, लेकिन हम ये नहीं समझ रहे हैं कि ये क्या है। आप लोग का एल लिखने का इसके पीछे का संबंध है, एस लिखने का इसके पीछे का संबंध में, जी लिखने का संबंध है, ये तो आप लोग बताता है। तो एस आपको बता रहा है कि फेरस ये सॉलिड को दर्शाता है। आप लोग का एस जो सॉलिड होता है, ये सॉलिड यानी कठोर है। दूसरा का आप लोग का एल लिखा है यानी कि वो लिक्विड अवस्था में है, लिक्विड तरल। तीसरा आप हम लोग का एस तो जानते हैं, जी आप लोग लिखा है तो गैस है। जी से आपको संकेतन वो करता है कि ये पदार्थ की भौतिक अवस्था कहता है गैस है। और दो तीन आप लोग का ना लिखे हुए नहीं ये ठीक किए होंगे तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर ये किसी रासायनिक यौगिक के बगल में या किसी रासायनिक अणु के बगल में अगर आप लिख रहा है तो इसमें से जरूर जान लीजिए कि ना तो ये तो अगर सॉलिड है, नहीं तो लिक्विड है, नहीं तो गैस है, इस प्रकार का संकेत है। दूसरा और भी संकेत होता है, जहाँ लिखा होता है स्मॉल ए होता है, स्मॉल क्यू होता है, तो ये आप लोग को बताता है या तो जलीय है, जलीय विलयन है, या जलीय भी बोल सकते हैं या विलयन भी बोल सकते हैं उसको, ये विलयन की अवस्था में। सर एक और भी आप लोग इसमें रासायनिक समीकरण में देखते होंगे कि मान लीजिए कि हाइड्रोजन गैस इससे ऊपर की तरफ संकेतन तीर लगा देगा, तो ऊपर का संकेतन तीर लगाने का उसके पीछे मेन उद्देश्य रहता है, वो बताना चाहता है कि ये गैस है जो आप लोग को वाष्पित हो जा रहा है। तो ये गैस से ये वाष्पन की क्रिया को दर्शाता है, ये वाष्पन की क्रिया को दर्शा रहा है कि वाष्पित हो जा रहा है। अगर यही तीर आप लोग डाउन एरो, इसको बोलते हैं कि अपर एरो, इसको बोलते हैं डाउन एरो। डाउन एरो लगा है, नीचे की तरफ लगा रहा है, तो उसमें समझिएगा कि ये रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है और अक्षेप बन जा रहा है, यानी कि इसके कुछ अणु आप लोग को जल या किसी भी विलयन में, किसी भी विलयन अब मतलब विलय तो हो रहा है लेकिन उसके नीचे अक्षेप बन जा रहा है, तो वो आप लोग का नीचे का डाउन एरो आप लोग को दर्शाता है कि ये अक्षेप का निर्माण करता है। तो ये संकेतन याद रखिएगा। तो रासायनिक अभिक्रिया कोई भी लिखा हो तो उसको आराम से हम देख सकते हैं कि वो कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है, किस प्रकार की उसकी भौतिक अवस्था है, तो ये भौतिक अवस्था को दिखाता है। नेक्स्ट हम लोग कल का वीडियो आप लोग देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कल जितना भी इसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें आप लोग का संयोजन, विद्युत विस्थापन, वियोजन, विस्थापन या अन्य भी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, उस रासायनिक अभिक्रिया को इसमें चर्चा किया जाएगा। तब तक के लिए हमको दीजिए विदा।